अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ अपना और अपने बानी का सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है। इसी सिलसिले में आज अदालती महाज पर पार्टी के लिए इंतहाई हंगामा खेज दिन रहा। एक तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस कर दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने पर पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त भी दायर कर दी है और तोशाखाना केस फैसले के खिलाफ भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। अहम सवाल यह है कि आज पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात खत्म हो गई हैं या इनमें बस एक आर्जी सा ताअत्तुल आया है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का जो फैसला दिया था, पेशावर हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खत्म नहीं किया गया बल्कि इस पर हुक्म इम्तना जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अंदर इंतखाबात पर एतराज करते हुए इन्हें कालअदम करार दे दिया था। नए इंतखाबात न होने की सूरत बल्ले का निशान वापस लेने की तंबीह की थी। जब पीटीआई ने दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए तो दरख्वास्त गुजारों ने इस इलेक्शन पर भी एतराज कर दिया और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि पीटीआई ने अपने इंतखाबात आइन के मुताबिक नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक पीटीआई ने अपने इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में दुरुस्त तरीका कार इख्तियार नहीं किया। तहरीक इंसाफ के जिस उमर अयूब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया, इन उमर अयूब को तो किसी आईनी फोरम ने सेक्रेटरी जनरल तैनात ही नहीं किया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया और पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट चली गई थी। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी, इसमें इलेक्शन कमीशन को भी फरीक बनाया गया और जिन्होंने पार्टी के इंतखाबात को चैलेंज किया, इन दरख्वास्त गुजारों को भी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने समाअत की। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। पीटीआई को कहा गया 20 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराएं। 3 दिसंबर को इंटर पार्टी इलेक्शन कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने मान भी लिया कि इंतखाबात हुए हैं, लेकिन यह भी कहा कि जिसने कराए हैं वो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज़ आ गया और हमारे इंतखाबात कल अदम करार दे दिए गए। तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन का हुक्म गैर कानूनी और गैर आईनी। अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। अब हम इंतखाबात में सियासी जमात की हैसियत से हिस्सा नहीं ले सकते। मखसूस नशिस्तें भी सियासी जमात को बगैर इंतखाबी निशान नहीं मिल सकती। इस तरह एक सियासी जमात को आम इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। अली जफर के दलाइल पर जस्टिस कामरान हयात ने सवाल किया, इस केस में जो दरख्वास्त गुजार थे, इनका इलेक्शन कमीशन फैसले में जिक्र है, ये कौन है? अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन तो खुद फरीक बन गया है। जो दरख्वास्त गुजार थे वो पीटीआई के मेंबर ही नहीं। इलेक्शन ना कराने पर सिर्फ जुर्माना है, ऐसी कोई सख्त सजा नहीं है, लेकिन हमें यहाँ इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। अदालत ने पूछा, इलेक्शन कमीशन कहता है उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी नहीं, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुकर्रर किया? इस पर अली जफर ने कहा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए ये तो कोई ग्राउंड नहीं है। अगर किसी को एतराज़ है तो वो सिविल कोर्ट जा सकता है। आइन और कानून यही कहता है। अदालत ने यह सवाल भी किया, कहाँ लिखा है कि एक पार्टी इंतखाबात कराए और तफसील फराहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे तस्लीम न करे? अदालत के इस सवाल का जवाब देते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा यह केस डिवीजन बेंच का है। जस्टिस कामरान ने कहा इस बात का फैसला चीफ जस्टिस करेंगे कि डिवीजनल बेंच कब लगेगा। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। आज हाई कोर्ट ने उस को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिशें खत्म हो गई। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ये दरख्वास्त भी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का फैसला दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल नहीं कर रहा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सीनियर वकील हसन रजा पाशा साहब ने। पाशा साहब शुक्रिया आपका। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल कर दिया, बल्ले का निशान बहाल हो गया है, या इसको हम इम्तनाई हुक्म ही समझेंगे? जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले की वजह से पीटीआई का बल्ले का जो निशान है वो बहाल हो गया, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो
फैसला था उसको उन्होंने सस्पेंड तो कर सर ये बताइए, ये जो डिविजनल बेंच की डिमांड की गई है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, डिविजनल बेंच क्या करेगा? और अब डिविजनल बेंच बना दिया गया है क्या, और इसका दायरा कार क्या होगा, इसका मैंडेट क्या होगा? देखिए, ये इंटरम ऑर्डर है। अभी ये जो पिटीशन है उनकी वो हतमी तौर पर अलाउ नहीं हुई। अच्छा। लिहाजा जब पेंडिंग है तो इन्होंने, चूंकि स्केड्यूल अनाउंस हो गया था 13 को इंतखाबी निशानात अलॉट होने उम्मीदवारान को, तो इसलिए उन्होंने वक्ती तौर पे सस्पेंड किया ताकि उसमें कोई हर्डल ना हो और फिर फाइनल डिटर्मिनेशन डिवीजन बेंच करेगा। क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वो सिंगल जज ही अवेलेबल थे। उन्होंने सस्पेंड करके तो मैटर रेफर कर दिया चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, जो कि डिवीजन बेंच तश्कील देंगे और छुट्टियों के बाद ये केस फिर दोबारा फिक्स होगा, वहां पे फाइनली उसकी हियरिंग होगी। अच्छा पाशा साहब, क्या इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार था कि वो किसी भी पार्टी के इलेक्शन की जांच करे और उसके बाद उसको कालअदम करार दे दे या कोई भी फैसला दे दे? क्या इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है सर? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में आता है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है, क्योंकि अब उसकी एपेलेट अथॉरिटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है, तो इसीलिए हाई कोर्ट को ये भी इख्तियार था कि वो उसके फैसले को अनडू कर सकते हैं या उस अच्छा। फैसले को मेंटेन रख सकते हैं। तो इस केस में ये हुआ कि उन्होंने सिंगल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अनडू करते हुए सस्पेंड कर दिया वक्ती तौर पे, और ये इंटरम ऑर्डर है, इसको हतमी फैसला तस्वर नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हतमी फैसले तक बल्ले के निशान का क्या होगा? ये तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा? जी बिल्कुल, अगर ये डिवीजन बेंच नहीं बनता और इस फैसले को या तो बहाल नहीं करता, उस वक्त तक ये बल्ले का निशान पीटीआई का रहेगा और इलेक्शन में इनको अच्छा। ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेट पेपर की छपाई चूंकि 14 जनवरी के बाद शुरू हो जानी है, लिहाजा फिर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मौजूद होगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा इलेक्शन कमीशन के पास इस फैसले के खिलाफ क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है? देखिए, ये इंटरम ऑर्डर है और इंटरम ऑर्डर को अव्वल तो चैलेंज करना वो एंटरटेन नहीं हो सकता सुप्रीम अच्छा। कोर्ट में। अगर वो जाते भी हैं तो इनके पास डिवीजन बेंच के पास यानी इंट्रा कोर्ट अपील करने का इख्तियार है या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने का है। दोनों जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन पाशा साहब, इससे पहले नून लीग के सेनेट के टिकट रुकवा दिए गए थे और फिर नवाज शरीफ साहब जो है उनको भी हटा दिया गया था पार्टी सरबराही से। तब भी तो कुछ इसी तरह का फैसला था ना सर? देखिए, उस वक्त की हाई कोर्ट में अगर ये गए होंगे तो उन्होंने सस्पेंड नहीं किया होगा और वो मेंटेन रखा होगा, इसलिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में उनको कोई शेर का निशान अलॉट नहीं हो सका और उनके उम्मीदवारान जो है मुस्लिम लीग नून के, वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। ठीक है हसन रजा पाशा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान आपको वक्ती तौर पर सर वापस मिल गया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आप दे चुके हुए हैं, तोशाखाना केस मुअत्तली के लिए भी दरख्वास्त आप दे चुके हुए हैं, एक में जमानत भी आपकी हो गई। अदालत से रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू आपको हो गया है। कुछ हौसला मिला है, कुछ जान आई है सर जमात में इसके बाद? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अली हैदर भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। यही वो जज्बा था जो हमें लेके चला उस रात जब खड़े थे, जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई या जेल में, काल कोठरियों में या डेथ सेल में। आपने से सवाल ज़रूर करता था कि अली मोहम्मद क्या करके आए हो, क्यों डेथ सेल में हो, क्या मसला है, कोई करप्शन की है, मुल्क से गद्दारी की है, मुल्क का नुकसान किया है? नहीं नहीं, एक ही जज्बा था कि पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानी देनी है, किसी से गिला नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आता है। तो आपने कहा जज्बा बिल्कुल जवान था, लेकिन अब उस पर माशाल्लाह खज़ां के बाद बहार की आमद है। बस सिर्फ एक है कि बहार मुकम्मल तब होगी जब बुलबुल चमन आएगी, और वो है कप्तान इमरान खान। कप्तान साहब बाहर आएंगे और मैं समझता हूँ
कि होना ये चाहिए कि कप्तान लीड करें तहरीक इंसाफ को, मियां साहब लीड करें नून को, और जरदारी साहब अपनी जमात को लीड करें। एक प्योरली पॉलिटिकल माहौल हो और उसके बाद एक फैसला हो और इलेक्शन अवाम के जरिए, और उसके बाद इंशाल्लाह मुल्क को आगे। आइडियल तो ये है कि जेलों में, रोडों से लोग उठ के पार्लियामान में जाएं, वहां बैठे सर जोड़ें, पाकिस्तानी कौम को बाहर लेके जाएं। बस नहीं होगी इस कौम की। लेकिन सर देखिए, अब मसला ये है कि अली साहब, आप लोग इल्जाम मुसलसल लगा रहे थे कि जी हमें कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, अदालतें हमारे खिलाफ हैं, स्टेट हमारे खिलाफ है। अब तो मामला बेहतर हो रहे हैं, अब तो आपको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आप सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से गुरेज क्यों करते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने लिए चूज करते हैं कि कहाँ आपने अपनी फील्ड पुट करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी हमें रिलीफ मिले हैं, चीफ जस्टिस साहब से हमारे गिले शिकवे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन बहरहाल वहाँ और भी मोहतरम, देखिए पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। मैं किसी का नाम लेके किसी को बुरा अच्छा नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमें वहां से भी रिलीफ मिले हैं अभी हाल ही में, और लाहौर हाई कोर्ट से। मुझे तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर, मेरी तो पहली दोनों जो एमपीओज थी, मेरी तो पहली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म की। उसके बाद मुझे जेल में से पकड़ा तो फिर रावलपिंडी की जो एमपीओ थी, डीसी साहब को मैं कोई बड़ा खतरनाक आदमी लगता, तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने खत्म की। तो सुप्रीम कोर्ट, इन कोर्टों से हमारे खिलाफ भी फैसले आए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटली इंशाल्लाह। खान साहब आज अच्छा ये बताएं अली साहब, आज पेशावर हाई कोर्ट में दलाल देते हुए आपके वकील ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ साजिश हो रही है, ये इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ। जब हवा खिलाफ चलती है तो फिर पत्ते हिलने लगते हैं। अच्छा, तो पत्तों में फिर सब आते हैं। तो हम इतने बुरे तो नहीं थे ना जितना हमारे साथ। हम एक तरफ सिकंदर साहब कहते हैं मैंने घर में काम की तस्वीर लगाई है, और दूसरी तरफ फिर हमारा बल्ला हमसे छीन लिया जाता है। नहीं है, खिलाड़ियों को खेलने दें ना, किसी को तीर के साथ आने दें, किसी को शेर के ऊपर बैठ के आने दें, किसी को बल्ला हाथ में पकड़, यार मेला लगे ना, अब हम फैसला करें। तो ऐसे ना करें, खेल को खेलने दें, खिलाड़ियों को खेलने दें, ताकि देखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको ये बात कर रहा हूं कि कौम की बस हो गई है, आम आदमी की बस हो गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी कहता है कि खुदा का वास्ता है आपस की लड़ाई बड़ाई खत्म करो, जाके असेंबली में बैठो, हुकूमत चलाओ, हमें कोई महंगाई कम करके दो, हमें कोई लॉ एंड ऑर्डर। आप मुझे बताएं अली हैदर साहब, कोई गारंटी है कि अल्लाह ना करे, सबकी अल्लाह हिफाजत रखे, अल्लाह ना करे आपको कोई नुकसान, कोई गारंटी है? कोई आदमी आज घर से निकलता है कि यार मैं सेफली वापस आ जाऊंगा? एटीएम से 5,000 रुपए निकालने के लिए आपको दूसरा बंदा बाहर खड़ा करना पड़ता है। ये तो हमारी हालत हो गई है। और ख्वातीन के हाथ से हमने कभी जिंदगी में देखें, ये मैं इस बात से तो एक बड़ी अजीब बात जहन में आई। हम बड़ा कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, मैं कहता हूँ पंजाब में भी यही कल्चर है। हमारे पूरे मुल्क में खवातीन की इज्जत का एक ही कल्चर है, चाहे बलोच है, चाहे सिंध में सिंधी कल्चर है, सब हमारी माए बहनें साझी होती थी। मैं समझता हूँ अवाम की नजर में आज भी माए बहनें साझी हैं, लेकिन ये जो हमारी माओं के हाथों से जो कागज छीने गए, ये जो उस्मान डार की माँ के साथ हुआ है, वालदा साहबा के साथ, ये जो मुन सिलाई साहब की वालदा साहबा के साथ हुआ, एक और हमारे कैंडिडेट की वाइफ के साथ, व्हाट इज दिस यार? तो ये चीजें, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम नॉर्मलसी की तरफ वापस जाएं, हालात नॉर्मलसी की तरफ। और उसको देखें, आज सुबह मैंने एक बात की, मेरे ख्याल में ये बात आपके कानों को भी अच्छी लगेगी। मैंने ये बात की कि जो 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी 9 अप्रैल की गलती को ठीक करने के लिए बेहतरीन आईनी मौका है। इलेक्शन हो जाएगा, सारी चीजें विल फॉल इन प्लेस। अच्छा सर, आप जब ये कहते हैं कि दूसरों से गलतियां हुई और वो आपके खिलाफ होने वाली गलतियों का आप जिक्र करते हैं, तो क्यों ना सर रेट्रोस्पेक्शन की जाए और उस गलती को भी माना जाए जो आपसे हुई है और उसका कहीं ना कहीं आप हिस्सा रहे हैं? तो फिर क्या ये गलती भी मानेंगे सर, या ये कहेंगे कि आप उस साजिश में कहीं ना कहीं आपका कोई किरदार था, या आपने इंडोर्स किया उस साजिश को जो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई? क्या आप इस बात को मानते हैं कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल किया गया, इनकी जानिब से जो सेनेट के उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए थे वो मुस्तरद हो गए थे बाद में, क्या इसको भी साजिश मानेंगे सर आप? देखिए, मुझे कहने दीजिए कि जो माजी में गलत हुआ है वो भी गलत था। ये नहीं हो सकता कि हम आज की गलत को तो गलत कहें, माजी की गलत को हम सही कहें। और ये भी नहीं हो सकता कि आज लोग माजी के गलत को जो है वो सही कहें, कि वो जो हुआ था उनके साथ, मियां साहब के साथ, उनके लोग ये कहें कि जनाब वो जो हुआ था वो गलत और आज सही हो रहा है। नो, गलत हर दौर में गलत है, जुल्म हर दौर में जो है वो जुल्म है, झूठ हर दौर में झूठ है। लेकिन मैंने जब जेल से निकला, मैंने सिंपल सी एक बात की थी,
पता नहीं, मैं नकार खाने में हमेशा तोती की आवाज लगाता रहता हूं। मैंने कहा कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मैंने मेरे ख्याल में अगस्त के महीने में मैंने ये बात की थी कि सदर साहब अपना रोल प्ले करें, तमाम सियासी जमातों के ज़ुआमा को प्लस एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मेदारों को बैठाएं सदर हाउस में कि भाई ये इलेक्शन कराना है, आओ बैठो, ताकि एक पुरअमन माहौल में एक आज़ाद इलेक्शन शफाफ हो जाए। देखें, अल्टीमेटली पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना पड़ेगा एक नुक्ते पे, आज़ाद शफाफ इलेक्शन और इस पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी को आगे ले जाने के लिए। और ये एक चैलेंज है अली हैदर साहब, मुझे ये कहने दीजिए, ये इस पाकिस्तानी कौम का, पॉलिटिकल सिस्टम का और हमारी, मैं समझता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट का, हम सब का मुश्तरका रियासती तमाम जितनी इकाइयां हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि एक बार तो मुंह का जायका बदलने के लिए एक वज़ीर आज़म को 5 साल तो पूरे करने देना। बीच में एक टूट जाता है, दूसरा आ जाता है, इससे मुल्क मजबूत नहीं होता भाई। आप अवाम को फैसला करने दें, जो परफॉर्म नहीं करेगा ना, ये पाकिस्तानी अवाम उसको निकाल बार करेगी। अच्छा अली साहब, ऐसा क्यों होता है कि आपकी पार्टी में हमेशा नए चेहरों को अहमियत मिल जाती है? जैसे कि अभी आपके पार्टी चेयरमैन बनाए गए हैं अली मोहम्मद खान, खुद एक मंजे हुए सियासतदान हैं, एक बड़े ही आप डेडिकेटेड कारकुन है सर। अली मोहम्मद खान कोई बड़ा किरदार अदा क्यों नहीं करते? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे ही थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल बनेगा तो आपको, सिर्फ मैं नहीं, हमारे अलावा, मेरे अलावा और बहुत से हमारे पुराने जो पीटीआई के स्टालवर्ड्स हैं आपको ग्राउंड पे नजर आएंगे। इस वक्त सूरत हाल मैं नहीं समझता कि कोई इतनी ज्यादा फेवरेबल जो है वो हवाएं हैं। और हमारी बेसिक इस वक्त पार्टी पॉलिसी, हम सबकी सोच ये है कि हमने किसी ना किसी सूरत में अपने आप को इलेक्शन तक लेके जाना है। इलेक्शन से पहले दोबारा गिरफ्तारियां और अंदर होना जो है ना खान साहब के मफाद में ना पार्टी के मफाद में, क्योंकि हम बाहर होंगे, अब मैं बाहर हूं तो आपसे बात कर रहा हूं, हम बाहर होंगे तो कुछ ना कुछ कैंपेन करेंगे, कुछ कागजात जमा कर लेंगे, किसी को जेल से निकाल लेंगे। तो अभी मैं नहीं समझता कोई इतनी ज्यादा फेवरेबल माहौल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त फी जमाना, जब आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ 26 दिसंबर 2023 को, तो इस वक्त हम कहीं कंपेन नहीं कर पा रहे, हम कहीं कन्वेंशन नहीं कर पा रहे। हमारी कन्वेंशन पे पर्चे होते हैं, आपका शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन जहां हमारी तहरीक इंसाफ का कोई कन्वेंशन या इवन आपका जो कॉर्नर मीटिंग होती है, 4 कॉर्नर्स ऑफ द वॉल, जो कि हर जगह इजाजत होती है, वो भी आप करते हैं, आप पे पर्चे होते हैं, आपके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जैसे आज वो एक चीज आई, आप देखिए ना कि वो हमारी जो हम बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मैं समझता हूँ बहुत सी हमारी खवातीन MNAs जो इलेक्ट होके आई, मैंने हमेशा, चाहे जिस भी जमात से उनका ताल्लुक था, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स था, मैं उनको अप्रिशिएट करता था। और हमारी बहनें हैं सबको, पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी बीबी थी, मुस्लिम लीग नून से एक जमाने में तहमीना दौलताना साहिबा, और उसके बाद इस दौर में फिर हमारी अपनी जरताज गुल साहिबा PTI की, वो इलेक्ट होके कहाँ से आई? DG खान से, एक ऐसी जगह से जहां सरदारों नवाबों का राज है, वहां एक खातून पढ़ी लिखी एजुकेटेड जो है वो इलेक्ट होके आई। आज मैंने जो है वो देखा कि उनका जो है उनकी कोई 2 खवातीन प्रोपोजर सेकेंडर, उनको गिरफ्तार किया गया, पता नहीं मसला हो गया। अब आप मुझे बताएं, क्या ये फेवरेबल माहौल है? इस माहौल में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो कैसे बाहर निकलें? तो ये मैं समझता हूँ काजी साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए कि माहौल इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तमाम लोग बाहर निकलें, कैंपेन करें। और मैं नहीं समझता कि इससे कोई मुल्क के अमन अमान को कोई मसला होगा। आज देख लें, शाह जी को दोबारा गिरफ्तार किया, शाह साहब ने कितनी तकलीफ गुजारी है। आप खुद शायद इस बात की गवाही दें कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी सियासतदानों में चंद एक ऐसे हैं जो हमेशा सिस्टम को चलाने की बात करते हैं। आप पीपल्स पार्टी में अगर देख लें तो खुर्शीद शाह साहब हमेशा कहते हैं कि यार चलाओ, वो तो खैर पार्लियामेंट कहते हैं। तो इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हमेशा मामलात को चलाने वाले, डेमोक्रेसी की बात करने वाले, सियासत में एक मोतदिल नाम, एक मोतदिल मिजाज, आज उनको फिर गिरफ्तार किया। तो क्या इससे सिस्टम अच्छा होगा? क्या डेमोक्रेसी पे कोई अच्छी हवाएं इससे आएंगी जो अडियाला को आज दोबारा शाह साहब को अंदर किया गया है? ठीक है अली मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। नाज़रीन, जाने वाला साल 2023 पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुश्किल और भारी साल साबित हुआ। महंगाई ने जीना महाल किए रखा। पहले पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद और फिर निगरान हुकूमत आई, लेकिन आवाम की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हुई। रोजाना डॉन के मुताबिक 2023 में बिजली और गैस सारिफीन पर 2200 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 10 रुपये 71 पैसे तक का इजाफा किया गया। बिजली सारिफीन पर फी यूनिट 3 रुपये 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज आयद किया गया।
जबकि सारिफीन को सहमाही और महाना एडजस्टमेंट का बोझ अलग से बर्दाश्त करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बिजली सारिफीन पर 1.5 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली सारिफीन पर 4 सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में 263 अरब रुपए इजाफी वसूल किए गए। इसके अलावा मौखर अदायगियों की मद में बिजली सारिफीन पर 55 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। महाना एडजस्टमेंट्स की मद में 10 बार बिजली महंगी की गई। बरामदी शोबे के लिए बिजली के फी यूनिट पर 12 रुपए 13 पैसे की सब्सिडी वापस ली गई। सरचार्जेस की मद में बिजली सारिफीन पर 411 अरब रुपए का बोझ लादा गया। किसानों के लिए बिजली पर फी यूनिट 3 रुपए 60 पैसे की सब्सिडी वापस ली गई। बिजली का ज्यादा से ज्यादा फी यूनिट बुनियादी टैरिफ सेल्स टैक्स समेत 50 रुपए से तजावुज कर गया। बिजली का गर्दशी कर्जा 2611 अरब रुपए, गैस शोबे का गर्दशी कर्जा 2900 अरब रुपए पर पहुंचा। यूं मजमूई गर्दशी कर्जा 5500 अरब रुपए से भी बढ़ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस गैस सारिफीन पर 711 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। 1 जनवरी 2023 से गैस के टैरिफ में 112% तक इजाफा किया गया। दूसरी बार 1 नवंबर 2023 से गैस का टैरिफ तकरीबन 200% तक बढ़ा दिया गया। दिसंबर 2022 में गैस 183 रुपए फी MMBTU मिल रही थी। दिसंबर 2023 में 1704 रुपए तक पहुंच गई। एक साल में LPG का घरेलू सिलेंडर 700 रुपए तक महंगा हुआ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 35 रुपए और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 24 रुपए तक का इजाफा किया गया। अगस्त तक इत्तेहादी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 बार इजाफा किया, 2 मरतबा कीमत बरकरार रखी और 6 बार कमी की। निगरान हुकूमत ने 4 बार इजाफा किया, 3 बार कमी की और 2 मरतबा कीमतों को बरकरार रखा। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 1205 रुपए महंगा हुआ। 2022 में 20 किलो आटे का थैला 1755 रुपए में मिलता था। अब इसकी कीमत 2960 रुपए हो चुकी है। एक साल में दाल माश की फी किलो कीमत 210 रुपए बढ़ी। दाल मसूर की फी किलो कीमत में 116 रुपए का इजाफा हो। दाल मूंग 98 रुपए किलो तक महंगी हुई। एक साल में चीनी की कीमत 70 रुपए किलो बढ़ी। गाय के गोश्त की फी किलो कीमत 400 रुपए, बकरे के गोश्त की कीमत 730 रुपए बढ़ी। एक साल के दौरान टमाटर 77 रुपए किलो, प्याज 102 रुपए किलो, आलू 68 रुपए किलो महंगा हो। अब देखना यह है, सवाल यह है कि अगला साल पाकिस्तानियों के लिए क्या इसी तरह से महंगाई का तूफान लेकर आएगा? क्या अगला साल इसी तरह से पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात का अंबार लेकर आएगा? हमारी जो पॉलिसी है, इक्तिसादी पॉलिसी, उसमें किसी किस्म की तब्दीली की तवक्को की जा सकती है? क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि 2023 में आवाम का भुरकस निकल गया था, 2024 उनके लिए बेहतरी का साल हो, क्या इसके लिए कोशिश की जाएगी? या फिर क्या हम उस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्या हम उस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है कि जहाँ पे हमें वाकई किसी न किसी रिलीफ की तवक्को लेनी चाहिए? नाज़रीन, ये एक बहुत अहम सवाल है और हम अपने मुल्क के मारूफ इकोनॉमिस्ट से मुतादिद प्रोग्राम्स में ये सवाल पूछते रहते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी है कि जिसके ज़रिए हम आइंदा आने वाले साल को अपने लिए बेहतर बना सकें? क्या पाकिस्तान के पॉलिसी साज इस बात की गारंटी देंगे कि जो कुछ 2023 में हुआ 2024 में उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा? ये तमाम सवालात बहुत अहम हैं। हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हमारे मुल्क के नामवर माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं मुल्क के मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले हमने बताया कि 2023 माशी तौर पे किस कदर मुश्किलात का शिकार आवाम को करके गया ये साल, और इसमें अगर हम बुनियादी चीज़ों की बात करें वो भी महंगी हुई। यूटिलिटी बिल्स का एक अंबार था जो आवाम पे जो है वो बॉम्ब गिराया गया, बारहा गिराया गया। 2024 को किस तरह देखते हैं? क्या हमने अपनी सिमत बेहतर की है कि आइंदा आने वाला साल वो गलतियां ना दोहरा सकें जो 2023 में हुई हमसे? क्या आपको कोई उम्मीद नजर आती है डॉक्टर साहब? अली, देखिए, बात यह कि जो आपका एनर्जी सेक्टर है वो जिस ट्रबल में है
जी। वो खाली कीमतों के बढ़ाने से ना तो सर्कुलर डेट जाएगा, ना ही उसकी एफिशिएंसी ठीक होगी। आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए आपको कुछ कलीदी इकदाम उठाने पड़ेंगे। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से लेकर, जेनकोस की प्राइवेटाइजेशन से लेकर, जो पूरी मार्केट मैकेनिज्म क्रिएट हुआ है, जो आईपीपीस के साथ आपको रीनिगोशिएट करना है, जो आपको पूरे टैरिफ फॉर्मूले को ठीक करना है, जिस तरह आपने सब्सिडीज को टारगेट करना है, अब ये सारे वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ विच इज द हार्ड वर्क। ये सबसे आसान है और वो रिफॉर्म नहीं होता कि आप कीमतों को बढ़ा दें। कीमतें तो हम कितने अरसे से बढ़ाते चले आए हैं। सर्कुलर डेट जो कि किसी जमाने में 100 अरब होता था जनरल मुशर्रफ के दौर में, आज 2600 अरब पर पहुंच गया है। कोई भी हुकूमत अगर इसको इस तरह सॉल्व नहीं कर पाई तो व्हाट दे हैव टू सी इज कि पावर सेक्टर एक सर्जिकल ट्रीटमेंट मांगता है। पावर सेक्टर को सरकार में रखकर आप चला नहीं पाएंगे। आप देखिए, आपने टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया, आपने बैंकों को प्राइवेटाइज किया, तो आपको कुछ बेहतरी तो दिखाई दे रही है ना इन सेक्टर्स में। अब ये सारा अमल जो है हम कर नहीं पा रहे, और जो हमारे फॉरेन मल्टीलैटरल पार्टनर्स हैं वो भी इसको इसी तरह चला रहे हैं कि माइनर बैंडेजेस से शायद ये ठीक हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं। सरकार में रहते हुए पॉलिसी का काम तो किया जा सकता है, पर ऑपरेशंस एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर को देना जरूरी है। उसके लिए आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन की खुद अपनी एक स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी आपको कि वो ये इतना मुश्किल काम कर सके। वो भी मैं नहीं देख रहा कि अभी वो कर पा रहे हैं। सो यू नो दिस इज द रियलिटी। गैस सेक्टर भी अली ऐसा ही हो गया है पाकिस्तान का। उसमें एक जीरो सर्कुलर डेट था आज से 4-5 साल पहले, अब 2100 अरब का सर्कुलर डेट है, प्लस लेट पेमेंट सरचार्ज मिलाएं तो ये शायद 2900 अरब पे चला जाता है। उसमें भी कलीदी काम करने वाली। तो क्या उस तरफ आर वी टेकिंग स्टेप्स, कोई कदम उठा भी है, या आप अब तक उस स्टेलमेट ही चल रहा है डॉक्टर साहब? क्योंकि हमने ये देखा है, आपकी गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ है कि जो सबसे बड़ा चंक है जो हमारे बजट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है और फिर हमारी महंगाई का भी मुझे बनता है, वो एनर्जी सेक्टर है। क्या कोई एक मुस्बत कदम उठाया गया सर इस रिफॉर्म को लाने के लिए? अली आप ये तो देखिए ना कि 500 से 900 अरब रुपए पावर सेक्टर इस साल ब्लीड कर सकता है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। अगर कोई सेक्टर इतनी बड़ी ब्लीडिंग में हो, यानी कि कई अरब डॉलर की ब्लीडिंग में हो, तो आपको तो वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए। देखिए, पहली चीज तो ये आपको एक टीम लानी पड़ेगी जो इस मसले को सॉल्व कर सके। मैं निहायत एहतराम से ये बात आपके सामने रखता हूँ कि अभी हमने रिसेंटली वहां पे सेक्रेटरी इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, अभी कुछ अर्सा लगे रहे वो, अभी हमने उनको चेंज किया, अब हम एक नए सेक्रेटरी को लाए हैं। अब उनको तो वक्त लगेगा कि वो खुद इसको समझ सके। ये इस तरह मसला हल होना नहीं है। ये बड़ा जिसे कहीं प्रोफेशनल टीम मांगता है। पहली चीज तो ये है कि क्या आपका थिंकिंग सिस्टम है वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, कि वो इस सारे पॉलिसी को इन्विजिट कर सके जैसे मैंने आपके सामने रखी है। फिर आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करते हुए कई मराहिल ऐसे आएंगे जिसमें आपको प्राइवेटाइजेशन से, फाइनेंस से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उस कोऑर्डिनेशन में कई जगहों पे आपको ये जो इतना बड़ा डेट है उसको संभालना पड़ेगा। प्रोविंसेस का अपना रोल होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी डीप सर्जरी। हमने इसको भी छोड़ा हुआ है माजरत के साथ ओवरसीज कंसल्टेंट्स पे और मल्टीलैटरल्स पे, कि वही आकर हमारे सेक्टर में जो है। नहीं तो उसकी वजह ऐसी तो नहीं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है। मैं इसी पे आना चाह रहा था कि ओवरसीज कंसल्टेंट ना मंगवा लिए जाएं। आपने पहले बता दिया कि ऑलरेडी हैं और हमने उन पे छोड़ा हुआ है। हमारे पास एक्सपर्टीज है सर, डू वी हैव दोज माइंड्स जो फिक्स कर सके इसको? वापडा के सिस्टम ने बहुत अच्छे लोग प्रोड्यूस किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सी एक्सपर्टीज अगर आप पढ़ें, जो किताब लिखी गई, जो पेपर्स में लिखा जाता है, कुछ जर्नल्स में भी है, एग्जिस्ट करती है। उस टीम को तो पहले पुट टुगेदर करें ना, और उनको कहें कि सर्जरी का आगाज करें। मतलब जब वो टीम पुट टुगेदर होगी तो हमें पता चलेगा कि वहां पे डिफिशिएंसीज कहाँ, जो जहां पे हम डिफिशिएंट होंगे तो वी कैन ऑलवेज ऐड फ्रॉम द आउटसाइड। देखिए ना, मॉडल दुनिया में तरक्की का क्या था। मनमोहन सिंह आए, उन्होंने तरक्की का अमल शुरू किया इंडिया में। पाकिस्तान को भी इन एवरी सेक्टर दे नीड अ मनमोहन सिंह जो स्पीयर हेड करे, 3 साल 5 साल के लिए उसका टेन्योर हो, और फिर वो टीम बना सके, HR, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन, यानी कि एक ये सारी टीम बने और वो फिर इन सब अदारों के साथ ये कोऑर्डिनेट कर रही हो कि हम काम करें। अभी अगर हम ये नहीं करेंगे
तो पावर सेक्टर पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें सबसे बड़ी हर्डल बना रहेगा। हमारी मैन्युफैक्चरिंग को रोके हुए है, हमारी एग्रीकल्चर को रोके हुए है। इट्स हाई टाइम के 5 साल अगले हम डिवोट करें इस काम को। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने गुफ्तगू की है ना सर, मैंने आपसे मसला पूछा, आपने मसले की निशानदही भी कर दी, आपने उसका हल भी बता दिया। अब इससे एक बात तो तय है कि वी डू हैव पीपल, वी डू हैव माइंड्स, जो मसला भी जानते हैं, मसले का हल भी जानते हैं। तो अब क्यों ना ये कंक्लूड किया जाए कि इसका मतलब नियत नहीं है सर, क्योंकि आप जैसे लोग मौजूद हैं जो मसला हल भी कर सकते हैं, मसले को जानते भी हैं, तो फिर जो कर सकते हैं, जिनके पास ताकत है, वो करना चाहते नहीं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट गियर नहीं कर पा रही अपने आप को कि वो प्रोफेशनल्स को लाना पड़ेगा। फाइनेंस, एनर्जी के तीनों जुज, वाटर, पावर एंड गैस सेक्टर एंड पेट्रोलियम, बल्कि 4 जुज। इसी तरह आपको प्राइवेटाइजेशन को बिल्ड करना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल काम है। अगर आप मुझे कहें कि मैं कोई ऐसा पावर प्लांट जाके चलाऊं जिसमें मुझे कोई एज अ टेक्निकल हेड बनना हो, तो वो काम मैं नहीं करूंगा। मैं तो मुल्क की मैक्रो पॉलिसी, मैं तो मुल्क की एनर्जी पॉलिसी लिख सकता हूं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सकता हूं। अगर आप इतने ऑफन सेक्रेटरीज को भी तब्दील करेंगे, अगर आप इतने ऑफन ये बिलीव नहीं करेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल लोग लाने हैं। असल तो बात यह है कि हमने पिछले जो कई दिहाइयां हैं, जो डेवलपमेंट जो इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो ये कहते रहे हैं कि इट्स द इंस्टीट्यूशंस, इट्स द पॉलिसी, इन द एंड इट इज एक्चुअली द ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, जिसमें हम चेंज नहीं कर पा रहे फ्रॉम दी वेरी डिफिकल्ट दिहाइयों के मसाइल इनटू इम्प्लीमेंटेशन, इनटू इफेक्टिव एक नए अज़्म के साथ इस सब चीजों को, वो कॉम्पिटेंस ना लाना है। कॉम्पिटेंस लाने के कई स्टेप्स हैं जिसमें आपको पैसे भी देने पड़ेंगे इन लोगों को आपको सर्कमवेंट भी करना पड़ेगा, इनको आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी दूर रखना पड़ेगा, और इनको 3 से 5 साल का टेन्योर देना पड़ेगा ताकि ये सर्जरी करें। आपने कितना अरसा आउटसोर्स करके अपना पावर सेक्टर देख लिया है, आपने कितना अरसा इस पे बैंडेज लगा के अपना पावर सेक्टर देख लिया है। आप देखिए तो कि खड़े कहाँ पे हैं। हर हुकूमत में जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ा है, इनएफिशिएंसीज बढ़ी हैं। जो इस वक्त आप टीएनडी लॉसेस करते हैं, दे आर मच हायर देन जो नेपरा अलाउ करता है, इसलिए सर्कुलर डेट बनता है। आपकी कलेक्शन 80 से 85% है कंपेयर टू 100, यानी कि $100 का बिल जाता है, ₹100 का बिल जाता है, 80-85 रुपए वापस आते हैं। ये 3 ही चीजें अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप खुद हैरान होंगे कि ये कैसे फिर सिलसिला चलेगा। फिर आपके और बहुत से मसाइल हैं। आपकी सब्सिडी टारगेटेड नहीं है, क्योंकि सब्सिडी टारगेटेड नहीं है तो कॉस्ट ऑफ सर्विस रिकवरी नहीं होती। यानी ये वो मसाइल है, खत्म कर दीजिए डॉक्टर साहब, ये वो मसाइल है। मेरा ख्याल है कि अगेन देयर हैज टू बी अ नेशनल काउंसिल जहां पे आप जैसे और माइंड्स को बुलाया जाना चाहिए और फिर इन मसाइल की निशानदही करके इनके हल की तरफ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, कराची की सदर मोबाइल मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी से 100 से ज़ायद दुकानें राख का ढेर बन गईं, जिससे ताजरों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर्स की मदद से आतिशज़दगी पर काबू पा लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने बताया कि मार्केट के ग्राउंड फ्लोर पर ही 800 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। मार्केट में फायर सेफ्टी मौजूद है, ताहम आग बहुत तेजी से फैली और दुकानों को लपेट में ले लिया। ऐसा कोई पहली दफा नहीं हुआ, इसमें 15 साल पहले भी एक दफा आग लग चुकी, और अभी गुज़िश्ता दिनों आपके सामने अर्शी मार्केट, आरजे टावर, गोल्डन मार्केट, और फिर अब इसका नंबर है। तो एक तो सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि कोई हुकूमती इदारे में से अभी तक यहाँ पर कोई देखने नहीं आया। आपको पता है मोबाइल की फील्ड कितनी महंगी फील्ड है, तो ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मालियत का नुकसान होगा। मेरे हिसाब से करोड़ों नहीं अरबों रुपए का नुकसान है। ये पूरे पाकिस्तान की बड़ी मार्केट है, कोई देखने नहीं आया अभी तक। हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बेचारे दुकानदार रो रहे जिसका माल जल गया। शहर कायद में इस महीने में आतिशज़दगी का यह चौथा वाकया है। इससे पहले इस महीने के शुरू में आयशा मंजिल की फर्नीचर मार्केट में भी शॉर्ट सर्किट आग से भड़क उठी थी, जिससे कई दुकानें खाकस्तर जबकि 4 कीमती जिंदगियों का चिराग भी गुल हो गया था।
शहर कायद में आतिशदगी ने आदत सी बना ली है और हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी इमारत में आग भड़क उठती है। इससे भी अलार्मिंग सूरत हाल यह है कि कराची का फायर ब्रिगेड निजाम जवाब दे गया है। रोजाना जंग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 5वें बड़े शहर कराची का आग बुझाने का निजाम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक 10% से भी कम पर चल रहा है। कराची के महकमा फायर ब्रिगेड का आलम यह है कि अगर गाड़ी मौजूद भी होती है तो ड्राइवर नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 1 अरब रुपए से जायद की लागत से 50 फायर टेंडर्स मंगवाए, लेकिन इन फायर टेंडर्स को नफरी और ड्राइवर समेत मतलूबा तकनीकी सहूलतों की फराहमी के KMC की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके पास खुद अफरादी कुव्वत की कमी है। आज भी 160 फायर टेंडर्स के ड्राइवर्स की असामियां खाली हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची के 90% रिहायशी, तिजारती और सनती इमारतों में आग बुझाने का निजाम ही मौजूद नहीं। माहिरीन ने इस बात का इत्तफाक किया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जैसे रेगुलेटरी इदारों की मुजरमाना गफलत ने शहर में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान भर में हर साल आतिशदगी के वाक़यात में 15,000 शहरी अपनी जानें गंवा देते और 1.5 लाख झुलस कर जख्मी हो जाते, जबकि 1 खरब रुपए से जायद का माली नुकसान होता है। माहिरीन के मुताबिक ये हादसात बुनियादी तौर पर शहरी इलाकों में पेश आते हैं, जहां अक्सर रिहायशी, सनती और तिजारती इमारतें कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई। इमारतों में आग से बचाव के ज्यादातर आलात नाकारा हैं और इन्हें सिर्फ कानूनी तकाजों को पूरा करने के लिए रखा गया है। ज्यादातर अस्पतालों और तालीमी इदारों में फायर फाइटिंग सिस्टम या इमरजेंसी फायर एग्जिट नहीं है। माहिरीन ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के ताउन से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तैयार करदा बिल्डिंग कोड फायर सेफ्टी प्रिवेंशन को 2016 में मंजूर किया गया, लेकिन जो है वो 7 साल गुजरने के बाद भी हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। माहिरीन ने मुतनब्बे किया कि वाज़ा करदा तरीक़ाकार पर अमल किए बगैर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में इजाफे से सैकड़ों लोगों की जानें खतरे में हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आग से बचाव और इस पर काबू पाने के कवानीन पर मौसर अमल दरामद करवाने के लिए तेजी से इकदाम करें। इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये कराची में हालिया कुछ अरसे में चौथा वाक़या है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या खेल ऐसा खेला गया कि वहाँ पे फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं है कराची की रेजिडेंशियल इमारतों में या मार्केट्स में, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम इसको रोक नहीं पाए, इसे कंटेन नहीं कर पाए। मैं बड़े एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे। जब इस तरह का कोई वाकया होता है, जो इमरजेंसी टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, वो प्रॉम्प्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। और आपने देखा कि जितने भी पिछले ये वाकयात हुए हैं, इसके ऊपर जो फायर ब्रिगेड टीम थी उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और आज भी जो सुबह इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का वाकया था, उसके ऊपर जो फायर ब्रिगेड की टीम की बरवक्त कार्रवाई थी, उससे हम किसी बड़े नुकसान से बच पाए। तो आग लगना एक नेचुरल सी चीज है। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से, कभी किसी और वजूहात की वजह से आग लग जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो इदारे हैं वो हरकत में आते हैं कि नहीं आते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं नहीं करते। मैं समझता हूँ कि हाँ, आग लगने के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन जब भी ये वाकयात होते हैं, जो फायर ब्रिगेड का अमला है, आपका रेस्क्यू का अमला है, वो प्रॉम्प्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। जी नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छी बात, आपका रिस्पॉन्स अच्छा था। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसको प्रिएम्प्टिव मेजर लेके प्रिवेंट कैसे किया जाए कि आतिशदगी हो ना। क्या वजह क्या है? कोई जो इलेक्ट्रिकल निज़ाम है उसमें कोई खामी है, बिल्डिंग बनाते वक्त कोई खामी छोड़ दी जाती है? क्या आपने कोई फायर सेफ्टी का सर्वे करवाया? इसके अदद-ओ-शुमार क्या है सर? इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? ये अली, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ माजी में जो कंस्ट्रक्शन की गई है, उसके अंदर जो फायर सेफ्टी के एस्पेक्ट है उनको कॉम्प्रोमाइज किया गया। ना फायर सेफ्टी एग्जिट्स होते हैं, ना उस तरह का इक्विपमेंट होता है फायर फाइटिंग का। तो हमने ये वाकयात जब होना शुरू हुए मेरी मेयरशिप पे आने के बाद, तो हमने एक फायर सेफ्टी ऑडिट के अहकाम जारी किए और हमने कराची में पहले फेज में 4 जो हमारे अहम कमर्शियल मराकज़ हैं वहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट का प्रोसेस स्टार्ट किया। मैं आपके साथ नंबर शेयर करना चाहूंगा कि चौधरीगढ़ रोड पे 45 बिल्डिंग्स हैं जिसका हमने फायर सेफ्टी ऑडिट किया। 29 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिसके अंदर फायर सेफ्टी के ना आलात थे
और ना उसके अंदर प्रॉपर एग्जिट थे। तो हमने हुकूमत के साथ इस मामले कमिश्नर्स के जरिए ये जो लैप्सेस हैं इनको हम एड्रेस भी कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुर्तज़ा साहब, ये बिल्डिंग्स जो हैं जिनमें ये मेजर्स नहीं लिए गए फायर सेफ्टी के या दीगर, ये बिल्डिंग्स किसने गैर कानूनी तौर पर बनने दी? मतलब सेफ्टी मेजर्स को यकीनी बनाना कि बिल्डिंग में वो मेजर्स हों, वो तमाम इकदाम उठाए जाए, किसकी जिम्मेदारी थी सर? गैर कानूनी तजावज़ात हों, बिल्डिंग्स हों, ये जब बन रही थी तब हुकूमत कहाँ थी? देखिए, जिम्मेदार तो मुख्तलिफ ज़ावियों में आप चीज़ों को देखें। जिम्मेदार जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, मुख्तलिफ आपके इदारे जो रेगुलेट करते हैं शहर में इन चीज़ों को, वो जिम्मेदार बिल्कुल हैं। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ वो जो बिल्डर्स सरकार के साथ मिली भगत करके इन सेफ्टी पैरामीटर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फायर सेफ्टी एग्जिट को नहीं बनाते, वो भी जिम्मेदार हैं। और तीसरा मैं समझता हूँ वो शहरी जो उन दुकानों को इस्तेमाल करते हैं, उन दफातर को इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट मौजूद ना हो, और वो भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं समझता हूँ कि तीनों एस्पेक्ट्स हमको देखने की ज़रूरत है। बदकिस्मती के साथ जब भी हम चीज़ों को क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं तो हम सारा ओनस सरकार के ऊपर डाल देते हैं। मैं समझता हूँ सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है, सरकार की गलती है, बट एट द सेम टाइम वो जो प्राइवेट सेक्टर के बिल्डर्स हैं, हम शहरी हैं, हम भी अपना किरदार सही तरीके से यहाँ पर नहीं निभाते। तो अगर हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना है तो सरकार को अपने काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम जो शहरी है, बिल्डर है, उसको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। और जो लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें, जो सरकारी अफसरान अपना काम ना करें, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुर्तज़ा साहब, आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, आपसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आपने अब तक कराची के लिए क्या क्या किया, या यूँ कह लें कि जब आप कराची में अपनी मेयर की मुद्दत पूरी करेंगे तब कराची कैसा होगा? क्या तब्दीली आ चुकी होगी कराची में? पानी मैसर होगा कराची वालों को, ट्रांसपोर्ट मैसर होगा, या फिर आप भी वसीम अख्तर साहब की तरह कहेंगे मेरे पास इख्तियार नहीं था? अच्छा, मैं देखिए इसको दो बातें करना चाहूंगा, प्लीज मेरे जवाब को काटिएगा नहीं, इसको चलाइएगा। पहली चीज तो ये है कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मेरा शहर बुरा है। आज भी पाकिस्तान के अंदर तूल ओवर से हर शहरी चाहे अपनी रोजगार कमाने के लिए, तालीम के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कराची शहर का रुख करता है। तो ये जो बार बार हमने प्रोपेगेंडा किया हुआ है ना कि कराची शहर, कराची शहर, कराची शहर, आप यकीन जाने आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाएंगे तो आपको अच्छी चीजें भी नजर आएंगी, बुरी चीजें भी नजर आएंगी। बदकिस्मती के साथ हम सियासी लोगों ने सिर्फ बुरी चीजों को कराची शहर की फोकस किया हुआ है, और जो शहर कराची की अच्छाई है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उसको हम फोकस नहीं करते। तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ मेरा शहर पाकिस्तान को चला रहा है। हमारे मुल्क का 60% रेवेन्यू कराची शहर से आता है। तो ये जो प्रोपेगेंडा बार बार कराची शहर के खिलाफ होता है, इसको हमें एड्रेस। सेकेंडली, जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं कराची शहर के अंदर, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, काम बेहतरी से करें, और इंशाल्लाह जब 4 साल का अरसा मुकम्मल होगा तो शहरियों को वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। आज भी कराची शहर के लोग देखते हैं कि कराची शहर के अंदर उनको मेयर ये कहता हुआ नजर नहीं आता कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है या आग लगने का कोई। ठीक है मुर्तज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।